हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं क्लास 11th केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में। और देखिए उस टॉपिक का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है बोर्स फार्मूला। और एक्चुअली फार्मूला नहीं, मैंने फार्मूले लिखा है, मतलब एक से ज़्यादा फार्मूला पर हम लोग बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वादे के मुताबिक क्लियर कर दिया है कि हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा में बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों दिखाई दे रहे थे। तो चलिए आज चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाँ, आप इसी तरीके से अपना प्यार बना रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे और ज़्यादा अंदर से मैं एनर्जाइज फील करूं वीडियोस को बनाने के लिए। तो टॉपिक देखिए आज का हमारा क्या है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन nth ऑर्बिट। मतलब ये है कि बोर ने जो फॉर्मूला बनाया है कि हाइड्रोजन के किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना 2 वीडियो पहले, कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वो कांस्टेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग सेल में अलग अलग है। तो हर एक सेल में एनर्जी कितनी है वो इस फॉर्मूला से निकल पा रहा है। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि हाइड्रोजन का मैंने यहाँ नाम लिखा है। और आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि नील बोर का यही फॉर्मूला, मतलब नील बोर का यही ड्रॉबैक है एक तरीके से कि उनका जो फॉर्मूला था, उनका जो एटॉमिक मॉडल था, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होल्ड करता था। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब है या तो वो खुद हाइड्रोजन होगा या तो हाइड्रोजन जैसे आयंस होंगे। जैसे कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल लो तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1। जैसे हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम आता है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन आप वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो लिथियम +2 उसमें बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सारा फॉर्मूला उसके लिए होल्ड करेगा। लेकिन मैं आपको हाइड्रोजन के लिए अलग से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। इसके बाद मैं आपको हाइड्रोजन जैसे आयंस के लिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस है वो भी आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन nth ऑर्बिट और सेल। किसी nth ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है, वो जब उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? वो है -RH × 1/n²। जहां ये जो RH है आप सब जानते हैं कि ये RH क्या है, ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट है और रेडबर्ग्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वैल्यू है RH की वैल्यू 2πm² e⁴/h। ये RH की जो वैल्यू है 2π²m और यहाँ पर h² है। e⁴ मैंने 4 लिखा है, m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू 3.14 है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं फिर भी बस नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बनाया है किसने? नील बोर ने। एक्चुअल इन सारे के जो वैल्यूज प्लेस किए गए, जैसे मास की जगह ऑब्वियसली 9.31 × 10⁻³ kg, चार्ज की जगह पर 1.6 × 10⁻19 कूलम और h की जगह पर 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये सारे वैल्यूज आपको मैंने बताए हैं, तो इसी तरीके से आपको भी याद होने चाहिए। जब इन सभी का वैल्यूज जब प्लेस किया गया और उसके बाद जब E(n) के लिए फॉर्मूला रेडी किया गया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है -2.18 × 10⁻18 × 1/n²। और ये जो एनर्जी है वो लिखी गई है जूल में, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो ये जो एनर्जी है वो लिखी गई है जूल में -2.18 × 10⁻18 × 1/n², जहाँ पर n क्या है? n है नंबर ऑफ सेल नंबर है जो हमें बता रहा है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू डालेंगे और सेल में, जिस भी सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी एनर्जी हम वहाँ से निकाल लेंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। अब जूल के टर्म्स में, पर एटम के लिए ये जूल के टर्म्स में हमने निकाला है और अब इसी फॉर्मूला को हम लोग चेंज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया। आप बच्चों पूरे प्लेलिस्ट को एक एक वीडियो करके अच्छे से देखेंगे ना, एक भी चीज़ मिस नहीं होने दूंगा मैं। वादा है मेरा आपसे कि एकदम डिटेल में जेईई और नीट लेवल तक सारा डिटेल, सारे न्यूमेरिकल्स में आपको करवाऊंगा। तो चलिए मैं एनर्जी को
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ, जो कि है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n²। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ जूल से मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय द यूज ऑफ दिस कन्वर्जन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो चेंज करने के लिए जूल में अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कैसे करो, वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये चीज़, है ना। तो आप इसको यूज़ करके बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के लिए। और मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये भी दिखाऊंगा कि नील बोर ने जो फॉर्मूला बनाया वो बिल्कुल करेक्ट बनाया, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा है कि मैंने आपको हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर एक फॉर्मूला बताया था न्यू बार का, जो कि था 1/λ = 109677 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अगर आपको याद हो, और मैंने कहा था n1 की वैल्यू हमेशा n2 छोटी लेनी है। आज मैं आपको एनर्जी के फॉर्मूला से पूरा रिजल्ट बना के दिखाने वाला हूँ कि हाँ ये फॉर्मूला सही है। ठीक वैसे सोचो ना, जैसे कि मान लो कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया और तुम एक फॉर्मूला पहले से बना के रखे थे और तुम्हारा फॉर्मूला सब जगह चल रहा था, सभी लोग मान रहे थे। अब मैंने जो फॉर्मूला स्टेब्लिश किया, तुम्हारे ही पोस्टुलेट्स को पढ़ के सारी दुनिया से पढ़ के बनाया, और मैंने जो फॉर्मूला बनाया जब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ, तो सॉल्विंग करने के बाद मेरे फॉर्मूला से तुम्हारा फॉर्मूला आ जाता है। इसका मतलब मैंने जो बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आज वही करने वाले हैं हम लोग। पहले आप इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि एनर्जी कितनी कितनी होने वाली है, कितने कितने वैल्यूज़ आते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं और कैलकुलेट भी करेंगे, थोड़ा सा निकालते हैं। चलिए, ओके, हटा दें। चलिए, अब हम लोग यहाँ से अलग अलग सेल की एनर्जी निकालने वाले हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको कहा था कि एनर्जी का गैप सेकेंड और फर्स्ट के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे से ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ती तो, लेकिन गैप धीरे धीरे कम होता जाता है। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी निकाल रहे हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/1²। E1 निकाल रहे हैं तो n के जगह हमने 1 रख दिया, तो आ रहा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड सेल की एनर्जी निकाल रहे हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/2², मतलब -13.6 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, पॉइंट में आ रहा है 16, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स वैल्यू हमारी आ रही है। यस, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की अगर वैल्यू निकालें 13.6 इंटू 1/3²। देखिए आप, मैंने E3 मतलब सेल नंबर 3 में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो -13.6/9। और अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 9 1 जा 9 एंड बच रहा है 46, मतलब 1.5 एंड फिर 1 मतलब 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थर्ड वाले की है। फोर्थ वाले सेल की अगर मैं एनर्जी निकालूं -13.6 इंटू 1/16, जिसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कैलकुलेटर पे, अप्रॉक्सली डिवाइडेड बाय 16, यस, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ रही है एनर्जी। इस तरीके से आप जब आप सेल नंबर इन्फिनिटी में पहुंच जाओगे, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक एक बात क्लियर करूंगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं। एनर्जी नेगेटिव क्यों है, इन्फिनिटी वाली की एनर्जी क्या मतलब है, सब बताऊंगा, बस आप देखते जाओ। ई इन्फिनिटी की वैल्यू -13.6 इंटू 1/∞, और समथिंग बाय इन्फाइनाइट 0 हो जाता है, और 0 इंटू समथिंग भी 0 हो जाता है। मतलब क्या है, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला तो मैं आपको क्लियर कर दूं फिर से, मैंने कहा था ना कि फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच के एनर्जी का गैप मैक्सिमम होता है। देखो चेक कर लेते हैं धीरे धीरे एनर्जी का गैप घट रहा है कि नहीं। E2 माइनस E1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी है। अगर मैं E3 माइनस E2 करूँ उससे बड़ी है। अगर मैं E4 माइनस E3 करूँ उससे वैल्यू बड़ी है। मतलब क्या, धीरे धीरे एनर्जी का गैप डिक्रीज हो रहा है। E1 E2 में जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस E2 E3 में नहीं है, उससे भी कम डिफरेंस E3 E4 में है। तो याद कीजिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पिक्चर बनाया था 1, फिर सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन एनर्जी का गैप कम होता जा रहा है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर पिक्चर भी वैसा बना के दिखाया था। तो इसे आप नोट कर लें फटाफट, फिर मैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको देने वाला हूँ। एक कि एनर्जी निगेटिव क्यों है, सबसे पहला बात, ये निगेटिव एनर्जी का क्या सेंस है, नोट कीजिए फटाफट।
और इन्फिनिटी ई इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में चला गया है, इलेक्ट्रॉन का घूमना बंद हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नील बोर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। चलिए दोनों क्वेश्चन पे आंसर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन हमारा, वाई एनर्जी इज नेगेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल, कई बार बता चुका हूं आपको, फिर से बता रहा हूं। वाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। देखिए, अगर न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, बताया था ना आपको पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जब बहुत क्लोज है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ठीक वैसे ही जैसे मेरे फ्रंट बेंच में अगर कोई बैठ करके बदमाशी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा ना लेकिन पीछे बैठ के, हालांकि पीछे बैठ के नहीं कर पाएगा, पूरे क्लास पे ध्यान रहता है मेरा, लेकिन अगर वो फ्रंट में बैठा है तो खुद भी नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि सर बिल्कुल सामने खड़े हैं, मतलब मैं न्यूक्लियस हूँ और वो सामने वाला बंदा जो मेरे ठीक सामने फ्रंट बेंच पे बैठा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल का। तो वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, चाहे वो जिस रीजन से हो, डर के हो चाहे जो भी हो, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा ना, तो उसकी एनर्जी बहुत कम रहेगी और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा। आप सोचो ना कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, और जहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने के कारण इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चारों तरफ, क्योंकि वो तो अट्रैक्शन फील कर रहा है, न्यूक्लियस उसको अपने तरफ खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहा है। तो इसे कहा जाता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन जब मेहनत कर रहा है उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होने के कारण उसकी एनर्जी बहुत कम है, इतनी कम कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने ही ज़्यादा क्लोज है। जितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी उसकी, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन वो फील करता होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में निकलते चले जाएंगे, बाहर वाले सेल में आते चले जाएंगे, उनको धीरे धीरे अट्रैक्शन कम फील होने लगेगा। और अट्रैक्शन कम फील होने का क्या मतलब है कि उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं एनर्जी बढ़ती चली जाती है। लेस नेगेटिव का क्या मतलब है, लेस नेगेटिव हो रहा था ना, वैल्यू याद कीजिए, आप अभी भी निकाल दिखाए थे, -13.6 के बाद क्या आ रहा था, उससे लेस नेगेटिव वैल्यू आ रही थी -3.4, उसके बाद -1.51, मतलब नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी, नेगेटिव कम हो रहा था मतलब कि एनर्जी बढ़ रहा था। तो दूर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम फील हो रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी लेस नेगेटिव है। और ये तो जवाब हो गया कि ये नेगेटिव क्यों होता है एनर्जी, आप समझ गए ना रीज़न। जितना ज़्यादा क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन होने के कारण उसकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ज़्यादा मेहनत करने के कारण, इसलिए वो ज़्यादा नेगेटिव होगा। इनफैक्ट अगर वो 0 हो जाए, कभी किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाए, मतलब कि अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ही खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन ने घूमना ही बंद कर दिया। जब वो मेहनत ही करना बंद कर दिया तो उसकी एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है, तो आप उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 0 कर दीजिए, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आप 0 कर दीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन अब रेस्ट में आ गया है, अब उसने घूमना बंद कर दिया है। जब घूमना बंद कर दिया है तो कोई काम नहीं कर रहा है, और जब कोई काम नहीं कर रहा है तो एनर्जी उसकी खर्च नहीं हो रही है। जब एनर्जी खर्च नहीं हो रही है तो एनर्जी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ठीक है, तो ये बात भी आप दिमाग में रखो कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको वहाँ से बाहर निकालना है तो आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी उसको देना पड़ेगा। आप उसे एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एनर्जी को लेकर के बाहर आएगा। कहाँ, एकदम बाहर लेके जाना है, किसी सेल में नहीं, एकदम बाहर, रेस्ट में, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल लेना है। तो बाहर निकालने के लिए आपको उसको सेल नंबर इन्फिनिटी में पहुंचाना पड़ेगा, और सेल नंबर इन्फिनिटी में पहुंचाने का मतलब है कि उसकी एनर्जी आपको 0 करनी पड़ेगी। और एनर्जी 0 करने का क्या तरीका है, आप एनर्जी का पैकेट दे दो। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल लो, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा होगा, यही होगा ना उसका एनर्जी। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। आप क्या करो, एक पैकेट एनर्जी बनाओ
और उस पैकेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव ये पैकेट बनाओ, पॉजिटिव में। अब ये पैकेट जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन पे मारोगे तो सोचो क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है, हमने बाहर से +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी। अब वो उसको एब्जॉर्ब करेगा तो -13.6 और +13.6 उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी 0 और वो सेल नंबर इन्फिनिटी में मतलब बाहर निकल जाएगा। तो ये बात दिमाग में याद रखना कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। जिस एनर्जी से वो घूम रहा है माइनस में, उतना ही एनर्जी उसको प्लस में दे दो, ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, इलेक्ट्रॉन आ गया रेस्ट में, मतलब बाहर, मतलब न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन हो गया समाप्त, द एंड, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, तो यही तरीका है कि ये नेगेटिव क्यों होता है। दूसरा n=∞ का क्या मतलब है और सेल नंबर इनफाइनाइट में जाने का क्या मतलब है, एनर्जी 0 करने का क्या मतलब है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फटाफट नोट कीजिए। अब मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे ये हमारे यहीं पे लिख दूँ। चलिए, हाइड्रोजन के जैसे, हाइड्रोजन लाइक आयंस, हाइड्रोजन के जैसे जो आयंस होंगे उनके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। E मैंने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बिल्कुल सेम, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बाय n²। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था 1/n², क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए मैंने लिखा था 1/n²। अब यहाँ 1 के जगह पर Z आ जाएगा। मान लीजिए लेटेस्ट सपोज कि आपको हीलियम प्लस के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, तो हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू तो 2 रहेगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन का आप बना रहे थे ना, तो हाइड्रोजन के लिए हमेशा Z का वैल्यू 1 होता है, इसलिए वहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ था। तो कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। ये फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन जैसों के लिए, मतलब हाइड्रोजन के जैसे जो आयंस होंगे। हीलियम, अगर आपको हीलियम प्लस के किसी इलेक्ट्रॉन जो है, हीलियम प्लस का कोई इलेक्ट्रॉन है जो मान लीजिए 5th सेल में घूम रहा है, आपको उसकी एनर्जी निकालनी है, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे और Z के जगह पे आपको 2 प्लेस करना पड़ेगा, N के जगह तो नंबर ऑफ सेल डालोगे ही। अगर ये फॉर्मूला लिथियम +2 के लिए भी काम करेगा, क्योंकि लिथियम +2 में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो भी फॉर्मूला है सब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए काम करता है। बस हाइड्रोजन के टाइम पे मैंने यहाँ 1 लिख दिया था, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रोजन के अलावा कोई होगा तो Z² वहाँ हमें लिख देना होगा, ठीक है। अब ये सब फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करना है अभी, उतना ज़्यादा नहीं करना है। अगर मौका मिला तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें क्या है। बस आप पढ़ते रहिए, इस तरीके से इंथुजियास्टिक रहिए, हम तो एनर्जी लगाते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अब टाइम आ गया है कि मैं आपको डिराइव करके दिखाऊं कि कैसे सारी चीज़ों की स्टडी करके नील बोर ने अपना फॉर्मूला बनाया। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, इसका मैं लेक्चर 2 भी लेके आऊँगा बहुत जल्द, जिसमें मैं बाकी के फॉर्मूला बताऊंगा और आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जेईई नीट लेवल तक के अगले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। इसके लिए बस अपना क्या कीजिए, आप इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और बहुत आगे बढ़िए, यही चाहता हूँ मैं। तो अभी चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन क्या, मैंने आपको बताया पहले भी। चलिए एक काम करते हैं, इनिशियल मैं हमेशा इनिशियल सेल हमेशा N1 लूँगा और फाइनल सेल जहाँ इलेक्ट्रॉन को जाना है उसको हमेशा N2 लूँगा। अब आप सबको मालूम है कि जब एब्जॉर्प्शन होगा, मालूम है ना, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था। और आप सोचो खुद, एब्जॉर्प्शन का मतलब लोअर से हाइयर में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो पहले N1 उसमें छोटा होगा, किससे, N2 से, क्योंकि मैं इनिशियल को हमेशा N1 लेने वाला हूं और फाइनल को हमेशा N2, ताकि एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको बना के दिखा पाऊं जो हम लोग बना चुके हैं पहले, जो लिख चुके हैं पहले, कि देखिए कैसे प्रूव होता है हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला ऑफ नील बोर। तो इनिशियल सेल में मानने वाला N1 को कि भाई N1, देखो भाई पिक्चर ही बना देता हूँ, पिक्चर बना देता हूँ, समझो आप। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से मान लो थर्ड सेल में जाने वाला है, तो ये तो एब्जॉर्प्शन का केस है। तो जहाँ से जाने वाला है वो N1 और जहाँ पहुँचने वाला है वो N2। तो N1 हमेशा छोटा होगा सेल नंबर किससे, N2 से, कब, एब्जॉर्प्शन के केस में। और एमिशन के केस को समझो, एमिशन स्पेक्ट्रा कब बनेगा, जब मान लो इलेक्ट्रॉन को थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में आना हो, तो उस समय इनिशियल मेरा ये होगा N1 और ये मेरा कौन होगा, N2। इस केस में देखो क्या होगा, N1 हमेशा बड़ा होगा किससे, N2 से। क्या ये बात समझ में आ रही है?
N1 हमेशा, क्योंकि मैं इनिशियल को हमेशा N1 लूंगा और फाइनल को हमेशा N2 लूंगा, तो एमिशन स्पेक्ट्रा तब बनता है जब हाइयर से लोअर में गिरता है, तो उस समय N1 का वैल्यू बड़ा होगा और N2 का वैल्यू छोटा होगा। ये बात आपको सिर्फ एनर्जी निकालते समय ध्यान में रखनी है, सिर्फ एनर्जी निकालते समय, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव होती है, बताया मैंने, चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव होती है एब्जॉर्प्शन के केस में, और चेंज इन एनर्जी नेगेटिव होती है एमिशन के केस में। ऑटोमेटिक पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर आएगा जब आप इसको बनाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समझ गए आप, N1 कब बड़ा होगा, N1 कब छोटा होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले तो एनर्जी इनिशियल के लिए मैं हमेशा N1 ले रहा हूँ, तो मेरा फॉर्मूला -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल मैं हाइड्रोजन के लिए लेके बना रहा हूँ, बाकी में Z² एक्स्ट्रा लगेगा, वो मैं लिख के दिखा दूंगा, इंटू 1/N1 का स्क्वायर इक्वेशन 1। ध्यान से देखना, E फाइनल एनर्जी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू 1/N2 स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। हमें चाहिए चेंज इन एनर्जी, जो कि मैंने आपको सिखाया था हमेशा E फाइनल माइनस E इनिशियल। अब आप जरा ध्यान से थोड़ा सा मैथ्स ध्यान देना भाई, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं और माइनस वाले को बाद में लिख रहा हूं। ध्यान से फिर समझना, इसमें से जब इसको माइनस करूंगा फाइनल में से इनिशियल को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाले को बाद में लिख रहा हूँ। तो कन्फ्यूजन में मत आना कि ये सर लिखा ये लिख दिया पहले, वो ऐसा क्यों किया। -18 और जूल इंटू 1/N1 स्क्वायर और 2.18 माइनस तो मैं लगाऊंगा ही, इसका माइनस पहले वाले का 10⁻⁻18 इंटू 1/N2 स्क्वायर। अब चलो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 भैया, और यहाँ आ गया 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये निकल गया मेरा डेल्टा E का फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन। लेकिन याद रखना, एब्जॉर्प्शन हो रहा हो तो N1 छोटा होगा N2 से। ऐसे याद रखो ना यार कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो N1 तो हमेशा छोटा होगा, कि तो N1 हमेशा इनिशियल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं Ni और NF लिख देता तो तुम कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि मैंने पुराने फॉर्मूला में N1 N2 लिया था, इसलिए जानबूझ के लिया। लेकिन कोई टेंशन नहीं, इनिशियल हमेशा N1 लेंगे, फाइनल हमेशा N2 लेंगे। दिमाग लगाओ, एब्जॉर्प्शन के केस में नीचे से ऊपर जाएगा तो N1 छोटा होगा, N2 बड़ा। एमिशन के केस में ऊपर से नीचे आएगा, हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते यार ऐसा, ऊपर से नीचे आएगा तो N1 बड़ा होगा और N2 छोटा होगा। एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, पूरा मजा आ रहा है एकदम, है ना। रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आज जिम नहीं जाना था इसलिए रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। तो डेल्टा E का ये फॉर्मूला बन गया चेंज इन एनर्जी का। ऑटोमेटिक आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, एब्जॉर्प्शन के केस में पॉजिटिव और एमिशन के केस में नेगेटिव। अब अगर N1 मान लो कि फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है तो एमिशन वाला केस होगा, तो N1 की जगह 4 रखोगे, N2 की जगह 1 रखोगे, मैंने 4 से 1 में आ रहा है, आंसर अपने आप माइनस में आ जाएगा। और जब आपका 1 से 4 में जा रहा होगा एब्जॉर्ब करके, तो N1 1 रखोगे, N2 4 रखोगे, आंसर ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए। अगर यही फॉर्मूला आपको हाइड्रोजन जैसों के लिए चाहिए तो जाहिर सी बात है यहाँ फॉर्मूला में Z² भी आएगा उसमें। तो जब Z² आएगा तो यहाँ भी Z² आएगा और Z² कॉमन भी आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ Z² लगा देना, बाकी सब कुछ सिमिलर रहने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम। समझ गए? समझने वाले समझ गए और ना समझे वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। ठीक है, चलो कर लिया नोट ना। चले आगे। ये तो अभी मैं इसको रख रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला भी रेडी किया ना इसको रख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी से अभी आगे ये सब हटा दूँ ना। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी से आगे अभी मैं फॉर्मूला इसी से बनाता रहूँगा। पहुँचाना है हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा तक, पहुँचाना है, जाना है, मंजिल को पाना है। फिलहाल Z² हटा दिया, आगे चलते हैं। अब आगे आप देखो, यहाँ से आगे डेल्टा E, मैंने आपको कहा था ना कि डेल्टा E भी तो एनर्जी पैकेट है,
और एनर्जी पैकेट का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू होता है ना, एच न्यू याद आया। अरे एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होता, वही लिखा मैंने डेल्टा E की जगह पे। 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। डेल्टा E की जगह मैंने क्या डाल दिया, एच न्यू डाल दिया। अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक काम करो, न्यू का वैल्यू निकालो, मतलब तुम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो इसी से, जूल। अब बाय में इधर नीचे कौन आएगा, देखो एच आएगा, और एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो ये जूल से जूल गया, आंसर किस में आया, पर सेकंड में आया ना। तो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे तो पर सेकंड आना ही चाहिए था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। पढ़ाया भैया, एक एक चीज़ पढ़ाया है तुमको, ठीक है। सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है, मैं फटाफट इधर से लिख लेता हूँ कितनी वैल्यू आ रही है, 3.29, यस 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15, ये आ गया मेरा न्यू का वैल्यू। बाकी यहाँ चल ही रहा है 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, जो कि इलेक्ट्रॉन जब 1 से 2 पे गिर रहा हो, 2 से 3 पे जा रहा हो, 3 से 2 पे जा रहा हो, वो मैं बहुत आसानी से इस फॉर्मूला से उस इलेक्ट्रॉन के गिरने पे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो भी बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है न्यू बार मतलब वेव नंबर तक, जो कि लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड ने बनाया और रेडबर्ग ने बनाया, वहां तक पहुंचना है। तो अब न्यू के जगह पर मैं डाल रहा हूं c/λ। क्यों डाल रहा हूं मैं c/λ, देखो ध्यान से, c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है ना, तो न्यू बराबर क्या होगा, c/λ होगा, वही मैंने किया यहाँ पे। अब 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15 है ना, 15 है ना, हाँ ठीक है, पर सेकेंड, और यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चलो c को इधर भेजते हैं, तो 1/λ, यस पहुँच गए हम लोग 1/λ तक। 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर क्या है पर सेकेंड, 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड से गैलो पर सेकेंड। इसको जब सॉल्व किया तो मीटर में कितना आ रहा था भैया, मीटर में कितना आ रहा था, यस 1.09677 मीटर, मीटर जाके बन गया मीटर इनवर्स। और इनटू में क्या आया है, इनटू में क्या आया है 10 टू द पावर 7, अच्छा इनटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, मीटर ऊपर गया मीटर इनवर्स, इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आ गया सॉल्व करने पर, ये 10 टू द पावर 8 ऊपर गया तो 10 टू द पावर 7 बना, और 3.29 डिवाइडेड बाय 3 तो 1.09677 आ रहा है। अब मीटर इनवर्स को अगर मैं, जैसे कि वहाँ आंसर किस में था याद करो, सेंटीमीटर इनवर्स में, तो खुद सोचो 1 2 3 4 5, पहले 5 बार पॉइंट को उधर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा 10 का पावर 2। 5 बार राइट लेके जाएंगे तो 10 का पावर -5 लगाएंगे, बताया था ना, जितना बार राइट उतना बार 10 का पावर कम, तो 10 का पावर 2 बन जाएगा। तो 10 का पावर 2 बन जाएगा तो 109,677 इंटू 10 का पावर 2 मीटर इनवर्स, और इंटू ब्रैकेट में तो सेम चीज़ चलेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स बनाओ, देखो तरीका बताते हैं। मीटर को सेंटीमीटर बनाना हो, समझो मीटर को जब सेंटीमीटर बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 10 टू द पावर 2 से करते हो ना, मतलब 100 से गुना करते हो ना। तो जब मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स बनाना हो तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करो। जब इसमें 10 टू द पावर -2 लगाएंगे तो 10 टू द पावर 2 तो पूरा कहानी खत्म, तो बचेगा कौन, बचेगा सिर्फ 109,677, और आ गया जो चाहिए था आ गया। हटाओ ऊपर वाला, बहुत हम लोग बना दिया, हटा दे इसको, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट, ले लिया। चलते हैं, क्या कह रहे थे हम, कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से 1/λ की फाइनल वैल्यू देखूँ तो 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाँ हियर सेट कर लो n1 ऑलवेज लेस देन n2, काहे कि हमरा कभी भी 1/λ के वैल्यू नेगेटिव ना चाहिए, 1/λ का वैल्यू कभी नेगेटिव ना हो सकेला। काहे कि लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव,
तुम जब यहाँ से लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा वेवलेंथ है, और वेवलेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और नेगेटिव आ जाएगा अगर तुमने n1 बड़ा ले लिया n2 से। तो जब आप 1/λ की वैल्यू निकालो तो उस केस में आपको ऑलवेज n1 छोटा लेना है n2 से। ये बिल्कुल नहीं देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिर रहा कहाँ जा रहा है। n1 हमेशा छोटा, n2 हमेशा बड़ा लेना है। लेंथ कांट बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड में काम किया जाएगा। तो नोटिस करने वाली बात तो ये है कि जो हमने अभी 1/λ निकाला बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन है हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा बोलो या रेडबर्ग एक्सप्रेशन बोलो, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड ने मिल के बनाया वो बोलो, सिमिलर टू रेडबर्ग्स एक्सप्रेशन। यही बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया नील बोर का, नहीं हुआ? नील बोर फॉर्मूला बनाया अपने हिसाब से एनर्जी का, और उसके एनर्जी का फॉर्मूला को यूज करके जब हम लोग उसको पूरा डिराइव किए तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिए इलेक्ट्रॉन का, सब फिक्स्ड वैल्यू निकाल दिया वो। और बना के जब फाइनली 1/λ तक पहुंचे, मतलब उस रेडिएशन का वेव नंबर निकाले, तो देखते क्या है, अरे यार ये तो वही आ रहा है जो कि रेडबर्ग ने बताया था। इसका मतलब है फॉर्मूला एकदम टनाटन बा, एकदम चकाचक बा, बढ़िया फॉर्मूला बा, ठीक है। तो नोट कीजिए, लिखिए इसको, ठीक है, नोट कीजिए। बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन चला, मज़ा आ गया एकदम बना करके, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, है ना, बहुत मज़ा आ गया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, एक आध फार्मूला है बोर के रेडियस का और एक फार्मूला है इसके वेलोसिटी का, और फिर इसका न्यूमेरिकल अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल नहीं, पहले तो आप थ्योरी को एकदम बढ़िया से एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिस करो थ्योरी को, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो है इस पे हम लोग करेंगे। चलें, हो गया, वेरी गुड। अब इसका एक दो फॉर्मूला वो लिख देते हैं कि हाइड्रोजन का जो रेडियस था वो क्या था, हटा दें। तो आपको समझ में आ गया ना कि एनर्जी का फॉर्मूला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना एनर्जी वाला है। फुल एनर्जी, जैसे अभी हमको फील हो रहा, फुल एनर्जी। कॉफ़ी एकदम हार्ड कॉफ़ी मारे हैं, एकदम पावर फील कर रहे, पावर। चलो, बोर का रेडियस का फॉर्मूला लिख देते हैं। बोर्स रेडियस मतलब जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पाथ का रेडियस क्या है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर इंटू क्या करूं, सबके लिए एक साथ लिख दूं, चलो n²/z। पिकोमीटर में लिख दिया मैंने, n²/z। याद रखना हाइड्रोजन होगा तो सिर्फ r ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होगा 53 पिकोमीटर इंटू n²। जेड का कोई सीन नहीं होगा, और ये किसके लिए है, लाइक हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन जैसों के लिए ये फॉर्मूला है ना। और ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो सिर्फ जेड हटा दिया, जेड का वैल्यू यार वैसे भी तो 1 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बनेगा ही ना। यही फॉर्मूला अगर आप एंगस्ट्रॉम में देखोगे तो होगा 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, मतलब r ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला अगर आप एंगस्ट्रॉम में देखोगे तो वहाँ पर आपको 0.529 देखने को मिलेगा। और यही फॉर्मूला अगर आप नैनोमीटर में देखोगे तो 0.0259 इंटू n²/z नैनोमीटर दिखेगा। आपको मालूम होगा कि नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस होता है। इसमें होता है 10⁻⁻10, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर्स। तो सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस है, इसलिए आपको मैंने रेडियस बता दिया। आप रेडियस नोट कर लीजिए फटाफट एकदम, ठीक है, नोट कर लीजिए रेडियस। जेड सिर्फ हटाना है किसमें, जब हाइड्रोजन के लिए बनाएंगे तब। ये सब फॉर्मूला हाइड्रोजन जैसे आयंस के लिए होगा। अगले वीडियो लेक्चर में इसी सब पे न्यूमेरिकल देखना है हम लोगों को। अब चलते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है। चलिए, हो गया। बोर के वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ये भी नील बोर ने बताया है ना। तो वो जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी है 2.19 इंटू 10⁶। वेलोसिटी है 2.19 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड में ये मैंने आपको बता दिया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। वेरी सिंपल कि ये हाइड्रोजन जैसों के लिए है, और अगर आप हाइड्रोजन का पर्टिकुलर जानना चाहोगे तो आप समझ गए होगे अब तक कि 2.19 इंटू 10⁻6 इंटू 1/n लिखने वाले हैं और कुछ नहीं। हाइड्रोजन जैसों के लिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के लिए था और ये हाइड्रोजन जैसों के लिए था। अच्छा, हाइड्रोजन के जैसे अगर 1/λ निकालना हो, जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे, 1/λ निकालना हो तो 109677 पर सेंटीमीटर इंटू z² 1/n1² माइनस 1/n2²। हाइड्रोजन जैसों के लिए अगर आपको वेव नंबर कभी निकालना हो, हाइड्रोजन लाइक आयंस, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे वहाँ पर। हो गया? बढ़िया, समझ आ रहा है सबको? अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना। अगला वीडियो लेक्चर करना है हम लोगों को एकदम ज़बरदस्त न्यूमेरिकल्स। पूजा की छुट्टी होगी, ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, जम के मेहनत करेंगे हम और आप। चलो नोट कर लो। नाउ एक लास्ट पॉइंट जाते जाते बता देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग बुलाते हैं। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल कौन याद है ना, अभी भी बता रहे थे, सीधे इन्फिनिटी नंबर सेल में बुलाइए उसको, एनर्जी ही जीरो कर दीजिए। तो वहाँ एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है ना, जीरो। और माइनस 13.6 जो है फर्स्ट सेल की एनर्जी है, तो टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आपको करने हैं। तो आई होप कि आपने अच्छे से बोर का फॉर्मूला समझ लिया होगा। बहुत मेहनत लगती है बच्चों, साथ दे हमारा, और कोशिश करेंगे कि आपको अगले वीडियो लेक्चर में और बढ़िया से एकदम न्यूमेरिकल बताएं। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और बताएं कि किस तरीके से डिटेल में बोर का फॉर्मूला हमें एक्सप्लेन किया गया। और कभी समय मिला तो मैं आपको इसको डिराइव भी करके दिखा दूंगा, फिजिक्स के कई सारे रूल्स लगा करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए न्यूमेरिकल्स के साथ जो जेईई और नीट लेवल के होंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इससे हमारा मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके हमारी और भी ज़्यादा एनर्जी बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुश रहें। जय हिंद।